हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। आज जो हमारी एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है उसका 6th लेक्चर आज मैं लेकर आया हूं। और इससे पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं। आप उसको एक बार जाके ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इसकी वजह है कि इसमें वो कई सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज होती रहती है। और कई एक न एक चीज़ मैं कई बार बताता हूँ तो आपको क्या है कि दिमाग में स्टक हो जाएगी। तो इस वजह से इससे देखने की कोशिश करें। इससे पहले जो 5 लेक्चर आए उसको, आज ये 6 लेक्चर हमारा आया है। और 6 लेक्चर में जो है वो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो 6 लेक्चर जो है उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इंडिया नेपाल बॉर्डर लोकेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब पूर्व से लेकर पश्चिम में जो ये नीचे दी हुई है इंडिया और नेपाल बॉर्डर के जो लोकेशन है उसको आप पूर्व से पश्चिम में लगाइए। पहला क्या है? काला पानी। दूसरा क्या है? लिपुल है। तीसरा क्या है? ओलिम्पी दुरिया है तीसरा। ओके, काला पानी, लिपुल है, ओलिम्पी दुरिया। द करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ओके, करेक्ट कौन सा है ये देखिए, 132 231 312 213। ओके। ओके दोस्तों, एक बार पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। ओके, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे ईस्ट लगाते हैं, यहाँ पे वेस्ट, पूर्व पश्चिम। ओके, तो सबसे पहला जो लोकेशन है ना वो लिपुले है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद आता है काला पानी, उसके बाद आता है लिम्पू दुरिया। ओके, अब जो है यहाँ पे ये लिपुले है, तो लिपुले को अगर हमें यहाँ पे लिपुले, यहाँ पे वो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वहाँ पे 2 नंबर पे है, जो काला पानी 1 नंबर पर है, और जो लिम्पू दुरिया है वो 3 नंबर पे है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट बनता है? हमारा 2 1 3। तो 2 1 3 हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही रहता है। ओके, डी इस ऑप्शन है, इसमें डी जो आंसर है वो हमारा बनेगा। ओके, चलो मैप में आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिपुले है। ओके, और यहाँ पे काला पानी है, यहाँ पे लिम्पी धुरिया है। तो हमारा ये ऑप्शन 2 था, काला पानी 1 नंबर पे था और ये 3 नंबर पर था। तो हमारा 2 1 3 यहाँ अगर हम लगाएंगे इसको जो है पूर्व से लेकर इस ईस्ट से लेकर हम इसको वेस्ट में लगाएंगे तो हमारा जो है वो पहले लिपुल आएगा, फिर काला पानी आएगा, फिर लिम्पी धुरिया आएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने, ये क्वेश्चन इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो है नेपाल ने अभी जो है नेपाल और भारत की जो बॉर्डर है उसमें डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके, हाँ, तो डिस्प्यूटेड एरिया है उसके नेपाल और इंडिया के बीच में। ओके, तो इसकी क्या वजह है, ये क्यों डिस्प्यूटेड है? तो थोड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ तो उसको इसके पीछे की क्या है। जैसे जो है अभी 2019 की नवंबर में, नहीं माफ़ कीजिएगा, अभी जो नेपाल ने है, नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप जो है एक इशू किया और उसके अंदर जो है वो जो लिपुले, काला पानी और लिम्पू दरिया को वो है वो अपना अपना जो अपनी टेरिटरी बताया नेपाल ने। ओके, तो जो है फिर इंडिया ने जो है इस मैप को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये आपकी ये टेरिटरी में है ही नहीं। ओके, ये सालों से हमारी टेरिटरी में है। ओके, तो ऐसा इंडिया ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपकी टेरिटरी में नहीं है। और जो ये है, ये जो काला पानी, लिपुल है, और ये हमारे तो जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ उसका पार्ट है। चाइना क्या नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि हमारा जो धारचूला जो है डिस्ट्रिक्ट वहाँ का पार्ट है। तो ऐसे ऐसे डिस्प्यूट उसमें चलता है दोस्तों, दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, अब डिस्प्यूट की थोड़ी और कहानी है। डिस्प्यूट क्यों चल रहा है, इसके पीछे की एक वजह और जान लीजिए। डिस्प्यूट होने की जो है वो वजह, उसका जो बहुत पीछे हिस्ट्री में इसकी वजह छुपी हुई है दोस्तों। जो इसमें जो सिंगोली की टीटी जो हुई थी सुगोली जो ट्रीटी हुई थी ना दोस्तों, ये कब हुई थी? सुगोली ट्रीटी जो हुई थी ये 1816 के अंदर हुई थी, क्योंकि 1814 से 1816 के बीच जो एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी इसके बीच में। ओके, तो ये ट्रीटी जो है वो किस किस के बीच में हुई थी? ट्रीटी में इसका पूरा है रीजन छुपा हुआ दोस्तों। तो ट्रीटी जो है वो गोरखा
कहाँ के, काठमांडू के, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बीच में ये ट्रीटी हुई थी दोस्तों। ओके, अब इस ट्रीटी में जो है, ये ट्रीटी में देख लीजिए यहाँ पे जो है ये ट्रीटी जो है उसमें क्या कहा गया था कि जो है काली रिवर जो है, काली रिवर का जो ओरिजिन है, उस मान लीजिए कि काली रिवर का ओरिजिन भारत यहाँ मानता है और जो नेपाल ये यहाँ मानता है। ओके, तो काली रिवर का जो ओरिजिन है वो है उसका जो पूर्व का भाग है, और वो जो है वो नेपाल का भाग बनेगा, नेपाल का पार्ट बनेगा। ओके, और उसका जो पश्चिम का भाग है, ओके, वो इंडिया का पार्ट बनेगा। ओके, ऐसा कहा गया। और इंडिया को और क्या मिला है, एक तो कमाऊ हिल, गरवार हिल, और पूर्व में सिक्किम, ये तो इंडिया के पास है ही है। और तो अब डिस्प्यूट कहाँ है, ये देखिए डिस्प्यूट ये बनता है दोस्तों, डिस्प्यूट की वजह है कि जो काली रिवर जो है, काली रिवर और काली रिवर का जो ओरिजिन है दोस्तों, वो डिस्प्यूट का सबसे मेन वजह है। ओके, और जो नेपाल क्या मानता है, नेपाल मानता है कि काली रिवर का ओरिजिन जो है वो लिम्पू दरिया से है, और भारत क्या मानता है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी जो है वहाँ से है। तो अब अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से जो पूर्व का भाग है वो नेपाल का है, और नेपाल के हिसाब से देखा जाए तो उसका काली रिवर का ओरिजिन यहाँ पे हो, तो यहाँ से जो भाग बनता है वो पूरा नेपाल का, यहाँ से पूर्व इतना भाग जो है वो नेपाल में आएगा वो। ओके, और ये क्यों मानते हैं, क्योंकि जो सगोली की ट्रीटी हुई थी उसमें कहा गया था कि जो काली रिवर का ओरिजिन उसके पूर्व का भाग नेपाल का है। तो जो ओरिजिन वाला मामला है ना दोस्तों, यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे भारत का यहाँ पे हो, और नेपाल का दावा है कि यहाँ से, तो इस वजह से ये जो है इशू न्यूज़ में है, और इस वजह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मान लीजिए कि आपको काला पानी, लिम्पी दुरिया या लिपुले देकर आपको पूछा जाए कि कौन सी भारत के किस कंट्री के साथ ऐसा डिस्प्यूटेड है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको पूछा जा सकता है। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप कहीं से भी वो पूछ ले, क्वेश्चन आपको सही करके आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सगोली की ट्रीटी मैंने आपको बता दी। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, वर्ल्ड प्रेस इंस्टीट्यूट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन यूनियन। ओके, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ओके, 10-15 सेकंड टाइम लीजिए, उसको अटेम्प्ट कर लीजिए दोस्तों। ओके, चलो मैं बताता हूँ। इसमें जो है इस पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है दोस्तों। ओके, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो जो है वो जो है इसका जो हेड क्वार्टर है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, वो पेरिस फ्रांस में है। ओके, और जो ये बनी थी 1885 में, 1985 में इसको बनाया गया था। ओके, अब इसमें क्या कुछ क्या बातें, रैंक क्या है, क्या बातें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे जो है भारत में है ना दोस्तों, भारत को इसमें न 142 नंबर पर रखा हुआ है, 142 नंबर दिए हुए, कहाँ से 180 कंट्री में भारत का नंबर 142 है। ओके, और जो 2020 में भी यही था, और 2021 में भी यही स्थान है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ओके, और ये जो है रिपोर्ट 2002 से पब्लिश किया जाता है दोस्तों, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाँ, एक और मैं आपको बात बता दूँ, जैसे कि जो ये भारत में जो फ्रीडम है ना, प्रेस की फ्रीडम, वो आर्टिकल 19(1)(a) में दी हुई है। कहाँ से, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, उसमें ये प्रेस की फ्रीडम भी वहीं से निकल के आती है। ओके, और एक और जो ये रीज़न दिया हुआ है ना, रीज़न दिया हुआ है, हर इंडेक्स में हर कंट्री का जो रैंक दिया जाता है ना, इसके पीछे की रीज़न दिया जाता है, वजह दी जाती है। ओके, तो उसके पीछे की जो वजह दी गई ना दोस्तों, यहाँ पे क्या वजह दी हुई है, पहली वजह ये दी हुई है कि अगर कोई जो जर्नलिस्ट है, अगर वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है
उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है, तो उसके ऊपर जो है एंटी नेशनल एक प्रोपोगंडा चलाया जाता है उसके खिलाफ। फिर जो है वो उसके सेडिशन के केस भी लगाए जाते हैं उसके खिलाफ। ओके, ये वजह है। और दूसरी एक वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जो रिपोर्टर है उसको पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा हरासमेंट किया जाता है, ऐसा भी इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ये इसकी वजह बताई है 142 नंबर देने के पीछे। ओके। दोस्तों एक और बात भी है, जान लीजिए कि जो है ये रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये सिर्फ फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो रिपोर्टर है उसको फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही, यही बताती। ये जो रिपोर्ट वो कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर कोई ये इसकी रैंकिंग नहीं दी जाती, इसके हिसाब से रैंकिंग नहीं दी जाती। उसकी क्वालिटी क्या होगी इसके हिसाब से रैंकिंग नहीं दी जाती। ओके, सिर्फ उसको फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही इसके हिसाब से दी गई है दोस्तों। ओके। फिर एक और मैं बात जो है बता देता हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है जैसे आपको जैसे ब्रिक्स कंट्री में अगर ब्रिक्स कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो जो भारत का है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंक बनता है, दूसरी कंट्री से आगे है कि नहीं है, फिर शार्क में जो आगे है कि पीछे है, फिर बिम्स्टेक में आगे है कि पीछे, ऐसा आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको जो नेबर कंट्री को जो भी नंबर मिला है ना, रैंक आया, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान को लीजिए तो पाकिस्तान को मिला है 145 मिला है। फिर जैसे आप नेपाल को ले लीजिए 106 मिला है। फिर आप भूटान को ले लीजिए, भूटान को जो है 65 मिला हुआ है। और श्रीलंका को ले लीजिए, श्रीलंका को जो है 127 मिला हुआ है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि ये बातें जो है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ओके, जैसे पाकिस्तान है तो 145, फिर जैसे नेपाल है तो उसको आया 106, फिर जैसे भूटान है तो उसको 65, फिर जैसे श्रीलंका है तो उसको 127। ओके, ए उसको 127 उसको रैंक दिया हुआ है। ओके, फिर जो है भारत को ना जो कैटेगरी दी है ना, जैसे भारत को बैड कैटेगरी मतलब कि जो जर्नलिस्ट के लिए ये बैड कंट्री माना जाता है। ओके, और मोस्ट डेंजरस कंट्री भी कहा गया है, मोस्ट डेंजरस कंट्री जर्नलिस्ट के लिए, मोस्ट डेंजरस कंट्री जर्नलिस्ट के लिए मोस्ट डेंजरस कंट्री भी इसमें कहा गया है। ओके, फिर अब कुछ और बातें मैं आप जान लीजिए, जैसे कि अब जो है ग्लोबल सिनारियो क्या है। ग्लोबल में जैसे कि फर्स्ट रैंक किसको मिला है, फर्स्ट रैंक पर जो है वो नॉर्वे है। ओके, और सेकंड रैंक पर कौन है, सेकंड रैंक पर फिनलैंड है। थर्ड रैंक पर कौन है, थर्ड रैंक पर डेनमार्क है। वैसे ही आप वैसे लास्ट जो कुछ कंट्री है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे लास्ट जो कंट्री है वहाँ हम शुरू करते हैं लास्ट 180 पर, जो है वो क्या है, इरिट्रिया जो है 180 पर है। आपको लगा होगा कि नॉर्थ कोरिया, लेकिन वो लास्ट में नहीं है। लास्ट में वो नॉर्थ कोरिया जो है वो 179 के तहत है नॉर्थ कोरिया। ओके, फिर जो है 178 के ऊपर जो है वो क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। फिर 177 पर कौन है, 177 पर चाइना है। और 142 कौन है, इंडिया है। ओके, दोस्तों इतनी जो है बातें आपको पता होनी चाहिए। और फिर एक और बात जान लीजिए कि जो भारत के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं दिया गया है कि आपको अगर मिल गया तो आपको फिर चिंता करने का कोई विषय नहीं, ऐसा नहीं। तो उसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाई हुई है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम दी हुई है, उसको जो है आर्टिकल 19 और उसके सबसेक्शन 2 में उसको कैसे उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कौन सी वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है वो भी दिया हुआ है। जैसे कि अगर भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की स्वयं प्रभुता और उसकी अखंडता पर अगर उसके इंटरेस्ट की बात है, उसकी बात है, उसके ऊपर खतरा हो रहा है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और स्टेट की सिक्योरिटी की बात है, अगर देश की सिक्योरिटी की बात है, तब आपके जो फंडामेंटल राइट है उसको रोका जा सकता है। ओके, फिर जैसे जो फॉरेन स्टेट है जो दोस्तों, ओके, उसके साथ रिलेशन अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट दिया और उसका आप उपयोग करते हो और वो फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन जो फ्रेंडली रिलेशन उसके ऊपर खतरा आता है, तो फिर आपका जो है वो फंडामेंटल राइट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके,
तो एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट। ओके चलो नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे जो गुड सिचुएशन में कौन से है, ये गुड सिचुएशन में है, यहाँ पे यूरोप के कंट्री गुड सिचुएशन के अंदर है। फिर जो सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, साउथ के जो अफ्रीका के जो साउथ में जो कंट्री है वहाँ पे है। फिर नॉटिजेबल जो से प्रॉब्लम है, ओके वो कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर यहाँ पे है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे मंगोलिया में भी है देख लीजिए। फिर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो जैसे रसिया के अंदर, भारत के अंदर, यहाँ पे अफ्रीका की कंट्री के अंदर, यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे वेनेजुएला शायद होगा, यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर। और जो वेरी सीरियस सिचुएशन है वह तो चाइना के अंदर, फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर, यहाँ पे मध्य के जो देश है वहाँ पर भी, ये मध्य एशिया के देश है वहाँ पे भी, और अफ्रीका के जो नॉर्थ में जो देश है वहाँ पर भी बहुत सिचुएशन ख़राब है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद द रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो उसमें एक तरफ ये देख लीजिए लोकेशन दिया हुआ है कि इन जिन जगहों पर यह लीडर जो है वो थे, तो ऐसे पेयर है। और कौन सी पेयर सही है मैच हो रही है ये आप बताइए आप इसमें। ओके तो दिल्ली जो है ना दोस्तों, अब आप पेयर एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे। ओके चलो मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो है दिल्ली, ये जो दिल्ली है उसमें सैयद हैदर राजा, ये ऑप्शन सही है। मद्रास के अंदर चिदम्बरम पिलम, ये भी सही, पिल्लई। और पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय, ये भी सही है। और एक लाला लाजपत राय के साथ और कौन थे, वो थे अजीत सिंह, ये भी थे लाला लाजपत राय के साथ। ओके फिर तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों सही बनते हैं। ओके चलो मैं अब थोड़ा स्वदेशी मूवमेंट आई है तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि स्वदेशी मूवमेंट जो है एक पूरा, हाँ स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों जो है वो उसकी अगर उसकी पूरी हिस्ट्री उसको ब्रीफली जाना जाए तो जो है उसकी शुरुआत जो है दोस्तों ये है 1903 की जो दिसंबर है। ओके वहाँ पर एक बार अनाउंस किया गया था लेकिन क्या है कि तब उसको पार्टीशन किया नहीं गया था, सिर्फ अनाउंस किया गया था। फिर क्या हुआ कि जो है 1905 की जो जुलाई है, ओके तो 1905 की जुलाई में फिर से एक बार अनाउंस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से कि जो है अब बंगाल का पार्टीशन होगा। तो इस समय जो है जो ब्रिटिशरों ने कहा, तो जो वहाँ पे लोकल लीडर थे उसको लगा कि इस बार ये करके रहेंगे, तो क्या किया कि जो है जो सारे लीडर जो थे, ओके और वहाँ के लोग जो थे ये इसके खिलाफ, वो 7 अगस्त, इस तारीख को ज़रूर याद रखें दोस्तों, 7 अगस्त, तकरीबन तारीख ना रहे तो साल को तो ज़रूर याद रखें। जो है 7 अगस्त 1905 में जो कलकत्ता का टाउन हॉल जो है दोस्तों, वहाँ पे जो है ये सारे लोग जो है वहाँ के लीडर और वहाँ के लोग, लोकल लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और वहाँ पे क्या किया कि स्वदेशी मूवमेंट घोषित कर दिया, लॉन्च कर दिए ऑफिशियली। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर, किसके खिलाफ, ये बंगाल का पार्टीशन करने के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया। ओके लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, जब 7 अगस्त 1905 में फाइनल अभी भी अनेक्ट नहीं किया, लागू नहीं किया गया था बंगाल पार्टीशन को। ओके सिर्फ अनाउंसमेंट ही किया गया था उसके बारे में। लागू कब किया गया एक्चुअल में, लागू जो है ना दोस्तों वो 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया है इसको, बंगाल पार्टीशन को। ओके ये सब यहाँ पे अनाउंस किया गया था, लेकिन 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। ओके अब स्वदेशी मूवमेंट जो है उसके कुछ प्रमुख जो है लीडर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो वहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, फिर पृथ्वीचंद राय है, बाल गंगाधर तिलक जो पुणे से थे, फिर जो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो है वो यहाँ कहाँ से थे, वो पंजाब से थे, और हैदर राजा जो थे वो कहाँ से थे, दिल्ली से थे। ओके अब कुछ सेशन के बारे में भी आप जान लीजिए कि जो 1905 का जो सेशन जो हुआ था वहाँ पे कौन थे। हाँ तो 1905 का जो दोस्तों सेशन हुआ था उसके अंदर जो, थोड़ा मैं वो भी आपको ब्रीफली बता देता हूँ,
तो आपको क्या है कि आइडिया आ जाए, क्लियरिटी थोड़ी आ जाए। 1905 का जो दोस्तों सेशन हुआ था वहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो 1905 का जो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ, ओके, दिसंबर में, ओके, तो फिर वहाँ पे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी वहाँ पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे इस सेशन में आपको इस वजह से बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि यही साल है जब जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ओके, तो थोड़ा इस सेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी कहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मैं आपको बताऊँ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी उसने बनाई थी, ओके। फिर जो है डेक्कन सभा भी उसके द्वारा बनाई गई थी एक, ओके। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के क्या थे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, जस्टिस गोविंद रनाड़े। अब जस्टिस गोविंद रनाड़े की जो वाइफ थी उसका नाम क्या था, रमाबाई रनाड़े। और रमाबाई रनाड़े ने जो है वो उसने बनाया था, वो पुणे सेवा सदन उसने बनाया था रमाबाई रनाड़े ने, ओके। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। अब जो ये कहाँ हुआ था सेशन दोस्तों, ये सेशन जो हुआ था ना वो हुआ था वाराणसी के अंदर। ये सेशन वाराणसी के अंदर हुआ था, ओके। अब जो उसके बाद का जो सेशन हुआ वो कहाँ हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, बताता हूँ आपको। 1906 में इसके बाद का जो सेशन 1906 में हुआ वो कलकत्ता के अंदर हुआ, ओके। 1906 का जो सेशन था वो कलकत्ता के अंदर हुआ। और वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे, दादा भाई नेहरू जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ओके। अब दादा भाई नेहरू जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो उसको लगा कि दादा भाई नेहरू जी जो है वो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी घोषणा करेंगे कि इसको पूरे देश में फैलाते हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन करा करते हैं और ब्रिटिशरों को यहाँ से निकालते हैं। लेकिन क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट की जो ये जो थी आशा वो सफल हुई नहीं। और वहाँ पे दादा भाई नेहरू जी ने ऐसी इतनी कोई बड़ी एक घोषणा नहीं की, ओके। तो फिर क्या है कि वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट थोड़े नाराज़ होने वहाँ से शुरू हुए, ओके। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जो है दादा भाई नेहरू जी अब यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तो दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ, ये आप याद रख लीजिए। दादा भाई नेहरू जी जो है उसने वहाँ पे पहली बार स्वराज शब्द का यहाँ पे यूज़ किया गया, ओके। और कुछ और बातें मैं दादा भाई नेहरू जी के बारे में बताता हूँ आपको। जो है 1854 के अंदर जो उसने एक राष्ट्र गुफ्तार नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया था, राष्ट्र गुफ्तार, ओके, ये इसने शुरू किया गया था। और वो क्या था, एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था। फिर 1886 में जो है दोस्तों वो भारत के वो जो आईएनसी जो है उसके दूसरे प्रेसिडेंट बने थे, कलकत्ता सेशन था। 1885 में कौन थे, व्योमश चंद्र बैनर्जी थे। और मैं आपको बताऊँ तो 1892 के अंदर जो है दादा भाई नेहरू जी जो है वो हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पे, यूके लंदन में वो क्या बने थे, वहाँ के मेंबर बने थे फिन्सबरी से, ओके, ये भी जान लीजिए आप। फिर और कुछ बातें हैं, जैसे वो 1902 में उसने ये जो अपनी किताब थी पोर्ट इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके, वो उसने लिखी थी, ओके। हाँ, और उसकी जो और मैं आपको बता दूँ उसकी जो सेक्रेटरी थी, पर्सनल सेक्रेटरी मैडम भिकाजी कामा, उसने जो है तकरीबन 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त 1907 को कन्फर्म यही डेट है। उसने जो स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर जो सेकंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी वहाँ पे उसने भारत का झंडा फहराया था, ओके। हाँ, तो दादा भाई नेहरू जी के बारे में मैंने जो जितनी जानकारी थी मैं बता दी आपको, ओके। चलो अब नेक्स्ट जो हाँ, एक और बात जान लीजिए कि 1907 का जो सेशन हुआ था इसमें जो 1906 में जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उसकी जो नाराज़गी थी वो 1907 में वहाँ पे दिखाई दी। और 1907 में जो है कहाँ सेशन हुआ था, 1907 का सूरत सेशन जो हुआ था, ओके। और वहाँ पे जो है दोस्तों रास बिहारी बोस वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और 1907 के सेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट और क्या हुआ, मॉडरेट अलग हो गए, इस वजह से ये जाना जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है।
ये देख लीजिए, चिदम्बरम पिल्लाई जो है मद्रास थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब से थे, और ये पूरी स्वदेशी मूवमेंट जो हमारी थी उसकी एक झलक है दोस्तों। और एक इलेक्ट्रिक शॉप ने जैसे इलेक्ट्रिक शॉप वाले जैसे बाई स्वदेशी ऐसा पूरा इश्तिहार दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन रहा, रिसेंटली इंडक्टेड वरुण अस्त्र इनटू द इंडियन नेवी इजन। वो जो अभी वरुण अस्त्र जो है वो इंडियन नेवी ने अपने जो शस्त्रागार में लिया हुआ है। ओके, अपने जो शस्त्र है उसमें एक नया इंडक्ट किया हुआ है, वो क्या है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, और फिर क्या वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर एंटी सबमरीन टर्पेडो है, एयर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, तो क्या है इसमें से, आपको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करिए इसको। तो इसमें दोस्तों जो है, इसमें आंसर हमारा है एंटी नेशनल सबमरीन टर्पेडो, ये है। ओके, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए आप, जैसे कि ये जो है इंडियन नेवी ने अभी इसको इंडक्ट किया है अपने शस्त्रागार के अंदर। ओके जो, ओके हाँ, दूसरी बात यह है कि इसको जो है दोस्तों 95% इसको इंडिजिनसली बनाया गया है। ओके, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे ये भारत ये इसको डेवलप कर लिया, भारत उन 8 कंट्रियों में शामिल हो जाएगा जो ये हैवी वेट हैवी वेट टर्पीडो बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंट्री ना उसमें शामिल हो जाएगा। ओके, और हैवी वेट तो कितना वेट, हैवी 1500 किलोग्राम इसका वेट है टर्पेडो का दोस्तों। ओके हाँ, और जो है ये 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज, 40 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है दोस्तों। और ये जो जब इसकी वो जो इसकी स्पीड होती है ना दोस्तों, वो कि इसकी स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है जब छूटता है ना। ओके ये देखिए वरुण अस्त्र, ये रहा। ओके हाँ, एक सिगार के शेप जैसा है दोस्तों, है कि नहीं। हाँ और मैं कुछ बातें आपको बताऊं, जैसे जो इसको लॉन्च है ना उसको लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों, इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ओके, तो पहला जो है उसको सबमरीन मतलब अंडर वाटर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस वेसल मतलब जहाज़ से भी ऊपर से भी उसको लॉन्च किया जा सकता है, और तीसरा जो है उसको एयरप्लेन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ओके हाँ, और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो है ना वो अपना जो टारगेट है ना वो अपना खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करके, ओवन इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो खुद टारगेट को ट्रेस कर लेगा। क्या करेगा, टारगेट को ट्रेस कर लेगा। ओके, ये एक इसकी खासियत है दोस्तों। और मैं बताऊं इसके बारे में तकरीबन सारी बातें। एक और बात जान लीजिए आप दोस्तों, क्या है कि इसको जो डेवलप किया गया है ना तो दो जो संस्था है उसने ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको बनाया है। जो पहली जो है वो क्या है, पहली जो है वो नवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इसने, और जो दूसरी है वो क्या है, वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड, इसने मिलकर इसको बनाया। और जो ये जो है ना नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, वो किसकी लेबोरेटरी है, ये DRDO की लेबोरेटरी है। ओके, कहाँ पे है ये दोस्तों, जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। ओके, आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापट्टनम में। ओके, और ये कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर है। ओके, और ये तकरीबन 1917 में इसको बनाया गया था, और इसको 1969 में इसको बनाया गया था। ओके हाँ, तो ये क्या काम करती है, लेबोरेटरी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। और ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड वो क्या काम करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। किसका, जैसे मिसाइल गाइडेड मिसाइल है और जो इक्विपमेंट है ओके उसको ये डेवलपमेंट कर ये बनाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ओके, ये भी बात याद रखेगा आपको। ओके हाँ, और इसको कौन हेल्प करता है, DRDO इसको हेल्प करता है। ओके, गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं है, इसमें पूछा गया आपको।
जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इज लेस देन द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की आयु है वो कम है हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की आयु से। ओके, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जज टिल डेट। आज तक हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की जो एज है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, ऐसा कह रहा है। ओके, तो आपको कौन सा सही है, करेक्ट द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड भी गिवन बिलो। कौन सा आंसर सही है इसमें बताइए। ओके, तो जो है दोस्तों पहला जो आप पहले एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, अब इसमें जो है रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक गलत है, क्योंकि जो रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट की जज की वो 65 साल है। ओके, और वो आर्टिकल जो है 124 का जो तो है सब सेक्शन, उसमें क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे और वो 65 साल तक बने रहेंगे। ओके, ऐसा कहा गया है। और फिर जो हाई कोर्ट के जज जो है उसका जो आर्टिकल 217 है उसका सब सेक्शन जो 1 है उसमें क्या लिखा गया है कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे और वो 62 साल तक 62 ईयर तक वो बने रहेंगे वहाँ पे। ओके, ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे अब ए तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया और हमें जो गलत है वही हमें बताना है कौन सा गलत है। ओके, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड इन द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट। तो मैं बताता हूँ, जो जो है ना, एक 15वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ओके, 15 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो है 1963 के अंदर। ओके, उसमें जो है पहले 60 आयु हुआ करती थी हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की, उसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ओके, 62 कर दिया गया। फिर 62 से लेकर 65 करने का जो है 65 करने के लिए एक एक्ट बिल लाया गया 114 2010 के अंदर। ओके, लेकिन ये बिल कभी भी एक्ट नहीं बन पाया, इस वजह से 65 नहीं हुई, वरना ये 62 से 65 हो जाती है। और आयु क्यों बढ़ाने की एक काम पे किया जा रहा है, आयु बढ़ाने का काम इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो है अब केस जो बढ़ रहे हैं, केस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो उसके लिए इसकी आयु बढ़ाने की जजिस जो है उसकी आयु बढ़ाने की बात की जा रही है। ओके, हाँ, तो जो दोस्तों एक जो कमीशन भी वेंकट चलैया कमीशन जो है वो 2000 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब बिठाया गया था। जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्किंग के रिव्यू के लिए बिठाया गया, तो उसमें भी रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो है हाई कोर्ट के जज की जो है वो है बढ़ानी चाहिए, रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ानी चाहिए। ओके, हाँ दोस्तों, तो ये जो हमारा आंसर इसमें जो है, इसमें दोनों के दोनों ए भी गलत है और ए भी गलत है, क्योंकि 15वां संशोधन हो चुका है 1963 के अंदर, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो है सी आंसर बनता है कि दोनों के दोनों गलत है, नॉट करेक्ट। तो दोनों के दोनों नॉट करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के कौन है चेयरमैन, किसको बनाया गया है? शीलवर्धन सिंह को, अशोक भूषण को, और अतुल करवाल को, या कुलदीप सिंह को, किसको बनाया गया है? ओके, तो जो है दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके चेयरमैन जो है इसको अशोक भूषण को इसको बनाया गया है इसके चेयरमैन। ओके, अब जो है शीलवर्धन सिंह जो है वो क्या है, शीलवर्धन सिंह जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। ओके, अतुल करवाल क्या है, अतुल करवाल जो है एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के डायरेक्टर जनरल है। अभी दोनों को थोड़े दिन पहले ही अभी इसको अपॉइंट किया है। ओके, अतुल करवाल को और शीलवर्धन सिंह को। और कुलदीप सिंह क्या है, वो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वो डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, हेड है उसके। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो जो है उसको जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके तहत उसको बनाया गया है। ओके, और वो ये इसको क्यों बनाया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है, वो जो है जो 3 और ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जैसे ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके,
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और वे जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक। तीसरी कौन सी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली कौन सी है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये पहली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया जाएगा दोस्तों, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया जाएगा, ओके, और इसके खिलाफ अगर इसका वर्डिक्ट मंजूर नहीं है, उसका जो इसने जो दिया हुआ है जो उसको आपको मंजूर नहीं है, इसका निर्णय अगर मंजूर नहीं है, तो कहाँ जा सकते हैं आप? नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं आप। ओके, पहले जो है ये दो संस्था के लिए ही जाया जाता था। कौन सी संस्था? दो जो है उसके लिए जाया जाता था, जो ये जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके खिलाफ ही जो इसका वर्डिक्ट है उसके खिलाफ ही आप इसमें जा सकते थे। लेकिन जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसके लिए कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल जो था कैट, इसको जब ख़त्म कर दिया गया, तब इसको अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वर्डिक्ट के लिए भी आपको कहाँ जाना होता है? यहाँ पर ही जाना होता है। और एक और बात जान लीजिए, जो ये है ना नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, उसके डिसीजन, उसके वर्डिक्ट पर भी आप अब सहमत नहीं है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, ये है पूरा मामला दोस्तों। एक बार फिर से मैं इसका नाम आपको दोहरा देता हूँ। ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। ओके, और ये क्या है? कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल है। ओके, हाँ, चलो दोस्तों इसमें नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये सिलवर्धन सिंह है। सिलवर्धन सिंह मैं आपको क्या बनाया था? मैंने आपको बताया था कि ये CISF क्या है? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे अशोक भूषण वो है NCLAT के चेयरमैन बने हुए। अतुल करवाल क्या है? NDRF के जो है डायरेक्टर जनरल है। और मैंने आपको बताया कुलदीप सिंह जो है वो क्या है? CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जो है वो क्या है? डायरेक्टर जनरल है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसका अशोक भूषण इसमें आंसर सही बनता है। ओके, हाँ दोस्तों, एक ये देखिए, ये क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुइपर प्रोजेक्ट ऑफ अमेजोन का जो कुइपर प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और वो आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, करेक्ट कौन सा है बताइए। रिसेंटली अमेजोन अनाउंस दैट फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट फ्रॉम प्रोजेक्ट कुइपर आर शेड्यूल टू लॉन्च इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2025 का जो 4th क्वार्टर है, ओके, 2025 का जो 4th क्वार्टर है उसमें जो है दो अमेजोन के जो कुइपर प्रोजेक्ट है उसके 2 प्रोटोटाइप, ओके, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2, देखिए यहाँ पे लिखा है उसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा 4th क्वार्टर में, ऐसा कहा गया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 विल बी लॉन्च सेपरेटली ऑन द रॉकेट फ्रॉम ABL स्पेस सिस्टम के माध्यम, इस सिस्टम से कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 दोनों को अलग अलग सेपरेटली इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and not 2। ओके, तो दोस्तों इसमें जो है इसमें दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही बनता है, क्योंकि ये जो है ABL सिस्टम से इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जो है ये 2025 के 4th क्वार्टर में, 2022 के 4th क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, अब इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कुइपर प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, कुइपर प्रोजेक्ट ये अमेजोन का प्रोजेक्ट है, जिसको 2019 में इसको अनाउंस किया गया था। ओके, और जैसे ये क्या हुई कि जो ये टेस्ट करेंगे, क्या परीक्षण करेंगे, जो अमेजोन की जो है कम्युनिकेशन और उसकी जो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या है परीक्षण करेंगे। ओके, और क्या है कि जो है और उसके कुछ और भी लक्ष्य है, कुछ और भी टारगेट है जो उसको फुलफिल करने के लिए ये कर रहे हैं। वो क्या है कि ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट में, लो
अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। और वो क्या है, उससे क्या होगा कि जो है उसे वो ट्राई करेंगे, प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे कि लो लेटेंसी, लो उससे क्या है कि विलंबता, जो आपको नेटवर्किंग में जो विलंबता आती है, मतलब कि जो बहुत बफरिंग जो होता है, उससे वो आज़ादी के लिए ये काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है प्रोवाइड किया, कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके। कहाँ पे, जो वो अंडर सर्व, मतलब जहाँ पे आज तक नेटवर्क की सुविधाएं, नेटवर्किंग प्रॉपर से नहीं मिला है, कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं मिली है, सर्व्ड अनसर्व्ड, वहाँ पे ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ओके। और एक बात मैं बताऊँ दोस्तों, जब उसको अमेज़न को जब ये उसके ऊपर जो कहा गया कि अगर आप जो है स्पेस में डेब्रिज, इससे डेब्रिज बट जो स्पेस का जो मलबा है, ओके, उसमें बढ़ोतरी होगी, तो उसने कहा कि ये जो हमारी सिस्टम है को जो ये कुइपर प्रोजेक्ट में, उसमें क्या है कि उसका जब टाइम पीरियड ख़त्म होगा, ओके, टाइम पीरियड जैसे उसका ख़त्म होगा, अपने आप क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। ऐसा उसने इसमें अपने जवाब में और अपने दावा में ऐसा ऐसा दावा किया है। ओके। फिर एक और बात बता दूं दोस्तों, जो है बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसमें उसमें जो कुइपर प्रोजेक्ट है ना, कुइपर प्रोजेक्ट, ये जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुइपर प्रोजेक्ट के अंदर जो दो कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2, जो दो सैटेलाइट जा रही है ना, उसमें से एक सैटेलाइट के अंदर सनसेड इक्विपमेंट जो है सन की रे से, जो सन के प्रकाश से जो बचाता है, ओके, उसमें ये फिट किया गया। इससे क्या हो गया कि ज़मीन पर जो टेलीस्कोप होता है, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टिविटी की जो इफ़ेक्ट होती है ना, रिफ्लेक्टिविटी की जो इफ़ेक्ट होती है ना, उससे उसको तो या तो कम किया जाए या तो मिटाया जाए, इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर जाया गया है। और उससे पता लगाने की कोशिश की क्या इस रिफ्लेक्टिविटी इफेक्ट को कम की जा सकती है, मिटिगेट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। इस वजह से कूपर सेट 1 और 2 जो लिया गया ना, उसमें से एक में सनसेट को फिट किया गया। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या आंसर है, हमारा बी आंसर सही बनता है। ओके, नेटवर्किंग पूरा। ये देख लीजिए दोस्तों, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जो हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश मूक नायक वीकली, जो मूक नायक है एक साप्ताहिक, कौन किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गणेश शंकर त्रिपाठी, फिरोज शाह मेहता, सुंदर सिंह ल्यालपुरी। ओके, किसके द्वारा ये जो है वो इसको पब्लिश किया जाता था? ओके, तो इसका आंसर बनता है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, और इसके अभी ये बहुत न्यूज़ में था क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको 1920 में इसको पब्लिश किया था और 2020 में इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। ओके। अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ जान लीजिए। भारत की सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी जो है, महान ग्रेट लोग हैं, उसमें से एक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, और जो है आपको पता होगा, जाना जाता है कि आप एक आपकी जानकारी में होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बनी थी उसके चेयरमैन थे। ओके, कुछ और बातें मैं इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे वो जो उसको बी आर अम्बेडकर है तो उसका जो पूरा नाम है वो भीमराव रामजी अम्बेडकर है। ओके, उस प्यार से उसको बाबा साहब अम्बेडकर भी कहा जाता है। और इसके उसके जो 1932 में जो है उसको पुणे पैक्ट साइन हुआ था। पुणे पैक्ट जो है, एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर थे और एक तरफ मदन मोहन मालवीय जी थे। वो उसकी एग्जैक्ट अगर डेट मैं आपको बताऊँ तो 25 सितंबर 1932 जो है उसकी वहाँ पे पुणे पैक्ट हुआ था। ओके, और जो है और कुछ बातें डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ओके, जैसे एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1936 में बनाई थी। ओके, फिर शेड्यूल कास्ट जो फेडरेशन था, ओके, वो 1942 में बनाया गया था। एक पॉलिटिकल उसकी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, या ये आप याद रखिएगा। ओके, हाँ, तो मैं अब कुछ और बातें हैं जो हो गया है कि उसकी जो वो जो मिनिस्टर रहे थे किसके, लॉ और जस्टिस के।
1947 से लेकर 1951 तक वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। ओके, दूसरी एक और बात जान लीजिए कि वो लेबर मिनिस्टर भी थे। और लेबर मिनिस्टर कब थे? वो लेबर मिनिस्टर वाइसरॉय की वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें वो लेबर मिनिस्टर थे। ओके, और वो कब कब थे? 1942 से लेकर 1946 तक वो लेबर मिनिस्टर भी थे। ओके, फिर मैं कुछ इस डॉक्टर अंबेडकर की जो किताबें कुछ है, ओके, उसके बारे में जान लीजिए। जैसे उसकी एनिलेशन ऑफ कास्ट एक किताब है उसकी। ओके, फिर जो है थॉट ऑन पाकिस्तान एक किताब है उसकी दोस्तों। ओके, फिर एक वेटिंग फॉर वीज़ा ये भी एक उसकी किताब है। ओके, और वेटिंग फॉर वीज़ा है ना, उसके बारे में एक और बात जो है आपको ताज्जुब होगा इस बात को जानकर कि जो है वेटिंग फॉर वीज़ा जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना जो न्यूयॉर्क के अंदर, ओके, वहाँ पे टेक्स्ट बुक के तहत इसका इस्तेमाल होता है कि उसको वहाँ पे टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है इस किताब को। ओके, और जो उसकी लास्ट किताब थी एक जो है बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है वो इसकी लास्ट किताब थी। और उसकी एक बहुत सारी किताबें लिखी गई दोस्तों, जैसे बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स है, फिर व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू बी अनटचेबल एंड एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल। ओके, ये कई सारी जो किताबें हैं दोस्तों ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साहब के द्वारा लिखी गई है। ओके, और एक और लास्ट में बात आपको बता देता हूँ कि जो है एक 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। ओके, और 6 दिसंबर उसके कुछ ही महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को उसका महापरिनिर्वाण दिन हुआ था, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे दोस्तों। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में मैंने जितनी जानकारी थी आपको बताई है। ओके, अब यहाँ पे गणेश शंकर विद्यार्थी और जो है फिरोज शाह मेहता और सुंदर सिंह ल्यालपुरी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जो गणेश शंकर विद्यार्थी है उसका जो है एक न्यूज़पेपर आता था प्रताप जिसका नाम था। ओके, उसको 1913 के अंदर से शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता जो थे उसका जो एक पेपर आता था बॉम्बे क्रॉनिकल दोस्तों, वो जो है 1910 में इसको शुरू किया गया था। ओके, और सुंदर सिंह ल्यालपुरी जो है उसका जो आता था वो था हिंदुस्तान टाइम। ओके, और 1914 में इसको शुरू किया गया था। ओके, अब फिरोज शाह मेहता के बारे में एक और बात बताऊं दोस्तों, लास्ट है, आप थोड़ी देर रुक जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है, मुझे याद आई तो मैं बता देता हूँ आपको। 1890 का जो आईएनसी का सेशन जो कलकत्ता में हुआ था, ओके, उसमें फिरोज शाह मेहता जो है उसके प्रेसिडेंट थे और 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ओके, तो 1890 से दो बातें आपको याद रखनी है। फिरोज शाह मेहता वहाँ के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ओके, देख लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब उसका जो वीकली चलाया जाता था ये है मोकनायक है। ओके, और ये जो है गणेश शंकर विद्यार्थी और फिरोज शाह मेहता है। ओके दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको और नए लेक्चर के साथ मिलूँगा, फिर से जल्द मिलेंगे हम। और जो है मैंने अपनी इंस्टाग्राम की और इस जो टेलीग्राम की जो ये लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर ज़रूर विजिट करें। हम वहाँ पे रोज़ MCQ और कुछ इम्पोर्टेंट जो इशू होते हैं वहाँ पे उसके बारे में डिटेल वहाँ पे अक्सर डालते हैं, और वीडियो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही आज, और फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।